प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है अभिवचन का अर्थ और उसका प्रयोजन। कि अभिवचन क्या होता है? विधि के शासन रूल ऑफ लॉ में प्रत्येक नागरिक अपने विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीकों से करने के लिए बाध्य है। न्यायपालिका शांतिपूर्ण झगड़े निपटाने का एक प्रभावशाली और स्वीकार्य संवैधानिक तरीका है। भारतीय संविधान के माध्यम से भारत के समस्त नागरिकों ने पारस्परिक रूप से यह स्वीकार किया है कि उनके आपसी विवादों का निपटारा न्यायालय के माध्यम से होगा। विवाद निपटाने वाला व्यक्ति या न्यायिक संस्था ये जानना चाहती है कि दोनों पक्षकारों में विवाद किस बात पर है। विवाद के पीछे की पृष्ठभूमि क्या रही है। विवाद में पीड़ित पक्षकार दूसरे पक्षकार से किस तरह का अनुतोष चाहता है। अनुतोष के समर्थन व विरोध में दोनों पक्षकार क्या क्या तर्क प्रस्तुत करना चाहते हैं। प्राचीन काल में ये दोनों बात पक्षकार राजा की अदालत में उपस्थित होकर मौखिक रूप से बताते थे और राजा धैर्यपूर्वक दोनों पक्षों की बात सुनता, उसके पश्चात अपनी सूझबूझ से विवाद का निपटारा करता था और राजा के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं हो सकती थी। लेकिन वर्तमान न्याय व्यवस्था में वाद के पक्षकार अपने विवाद के तथ्यों को न्यायालय में लिखकर बताते हैं। गवाहों के बयान व जिरह मौखिक होती है, परंतु उन्हें यथासंभव न्यायालय में उसी वक्त लेखबद्ध किया जाता है। न्यायालय अपना निर्णय भी लिखकर ही सुनाता है। भारतीय न्यायालयों में संपूर्ण न्यायिक कार्रवाई पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर ही संचालित की जाती है। न्यायालयों के प्रक्रिया संबंधी नियम मुख्यतः सिविल और दांडिक दो भागों में विभक्त होते हैं। सिविल प्रक्रिया सिविल न्यायालयों में अपनाई जाती है। इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में संहिताबद्ध किए गए हैं। दांडिक प्रक्रिया दांडिक न्यायालयों में अपनाई जाती है। इस संबंध में नियम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में संहिताबद्ध है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन विभिन्न अभिवचनों को निम्न शीर्षकों में बांटा जा सकता है। पहला, विचारण पूर्व के अभिवचन। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, ए और बी। ए में वाद पत्र या परिवाद पत्र। सेकंड, बी लिखित कथन। ये दो भाग। सेकंड, विचारण के दौरान अभिवचन। और थर्ड है निर्णय के बाद के अभिवचन। यानी तीन शीर्षक कौन से हुए? विचारण पूर्व के अभिवचन, विचारण के दौरान के अभिवचन और निर्णय के बाद के अभिवचन। अभिवचन शब्द का प्रयोग सीपीसी के आदेश 6 में किया गया है। अभिवचन का अर्थ व परिभाषा।
अब हेडिंग जो इसमें अपन पढ़ेंगे वो इसका क्या अर्थ है अभिवचन का और उसकी क्या डेफिनेशन है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 के नियम 1 में अभिवचन शब्द को परिभाषित किया गया है। अभिवचन से वादपत्र या लिखित कथन अभिप्रेत है। इस अर्थ में अभिवचन शब्द तब तक स्पष्ट नहीं हो सकता जब तक वादपत्र व लिखित कथन शब्द को नहीं समझा जाता है। वादपत्र का अर्थ क्या है? वादपत्र शब्द को संहिता में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि वादपत्र तैयार करने के नियम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 में संहिताबद्ध किए गए हैं। सिविल न्यायालय में वाद का प्रारंभ वाद पत्र दायर करने से होता है। वाद पत्र दायर करने वाले पक्षकार को वादी कहा गया है। अतः वादी द्वारा आदेश 7 की विशिष्टों के आधार पर तैयार कर विशिष्ट न्यायालय में पेश किए गए दस्तावेजों को वाद पत्र कहते हैं। वाद पत्र में कौन कौन सी विशिष्टताएं दी जानी चाहिए और ये कैसे तैयार किया जाता है ये हम आगे देखेंगे। लिखित कथन का अर्थ क्या है? लिखित कथन शब्द को भी संहिता में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। इस संबंध में कुछ नियम जो हैं वो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8 में दिए गए हैं। सिविल न्यायालय में वाद पत्र दायर होने के पश्चात उसकी प्रति विरोधी पक्षकार को, जिसे प्रतिवादी कहा जाता है, जवाब हेतु भेजी जाती है। अतः प्रतिवादी द्वारा वादी के वाद पत्र के आधार पर जिस दस्तावेज से जवाब दिया जाता है उसे लिखित कथन कहा जाता है। इसे जवाब दावा भी कहा जाता है। अभिवचन में क्या सम्मिलित है? विस्तृत रूप से अभिवचन शब्द को समझा जाए तो इसे न्यायालय में पेश किए जाने वाले समस्त लिखित कथन सम्मिलित हैं जो निम्नानुसार प्रारूपों में वर्णित किए जाते हैं। फर्स्ट, किसी वाद पत्र में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? 3 चीज़ें। वादी का वाद पत्र, प्रतिवादी का लिखित कथन और वादी का प्रत्युत्तर। सेकंड, किसी प्रार्थना पत्र में क्या चीज़ है? न्यायालय में जो भी प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है वह भी अभिवचन ही कहलाता है, चाहे प्रार्थना पत्र वादी की तरफ से हो या प्रतिवादी की तरफ से हो, अपीलकर्ता की तरफ से हो या प्रत्यार्थी की तरफ से हो। दोनों ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र अभिवचन हैं तथा इन्हें तैयार करने में भी अभिवचन के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। इसमें प्रार्थी व अपीलार्थी दोनों के कथन अभिवचन कहलाते हैं। तीसरा, किसी अपील के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया अपील का ज्ञापन अभिवचन कहलाता है। सेकंड, प्रार्थी का अपील ज्ञापन के एवज में पेश किया गया जवाब दावा भी अभिवचन कहलाता है। फोर्थ, किसी याचिका में 2 चीज़ें हैं। याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका को अभिवचन कहा जाता है। सेकंड, याचिका के जवाब में प्रत्यार्थी द्वारा दिया गया जवाब भी अभिवचन कहलाता है। फिफ्थ, निर्णय के पुनर्विलोकन एवं पुनरीक्षण में इस हेतु न्यायालय में दिया गया आवेदन पत्र भी अभिवचन कहलाता है। न्यायालय में अभिवचन कैसे पेश किया जाता है? ये चीज़, न्यायालय में अभिवचन सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन निर्धारित अभिवचनों के नियमों का पालन करते हुए लिखित रूप में पेश किया जाता है। अभिवचन पर पक्षकारों के हस्ताक्षर के साथ उस प्लीडर द्वारा भी प्रति हस्ताक्षरित
किया जाता है जिसे उस पक्षकार ने आदेश 3 नियम 4 के प्रावधानों के अनुसार मुख्तारनामे पर हस्ताक्षर कर नियुक्त किया है। ऐसा मुख्तारनामा न्यायालय में पेश किया जाता है। मुख्तारनामे द्वारा नियुक्त अधिवक्ता को न्यायालय की इजाज़त के बिना बदला नहीं जा सकता। अभिवचन पर न्यायालय शुल्क भी लगाया जाता है। अभिवचन में अब क्या सम्मिलित नहीं है, ये चीज़ हम देखेंगे कि अभिवचन में किस चीज़ को शामिल नहीं किया गया है। अभिवचन में उसमें फर्स्ट है साक्षियों द्वारा न्यायालय में साक्ष्य के दौरान दिया गया कथन। सेकंड, न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्न। थर्ड, साक्षियों को पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा परीक्षा, प्रतिपरीक्षा व पुनः परीक्षा के दौरान पूछे गए प्रश्न और उसके दिए गए उत्तर। फोर्थ है दस्तावेज संबंधी कथन। और फिफ्थ है अकिंचन वाद एवं वाद के विचाराधीन होने पर पक्षकारों द्वारा दिए गए आवेदन के कथन आदि अभिवचन नहीं होते हैं। सिक्स्थ है डिग्री के निष्पादन के लिए दायर अनुमति याचिका। और सेवंथ है वाद पत्र के संशोधन के लिए दिया गया प्रार्थना पत्र। अभिवचन का उद्देश्य क्या है? किसी भी दीवानी, दांडी या राजस्व न्यायालय में पक्षकार अपने मामले को अभिवचन द्वारा ले जाते हैं। न्यायालय कई श्रेणियों में बटे होते हैं तथा निचले न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतर न्यायालय में अपील की जाती है, इसलिए लिखित अभिवचनों की आवश्यकता होती है। साधारणतः अभिवचनों के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। क्या क्या उद्देश्य हैं अभिवचन के? फर्स्ट है पक्षकारों के तथ्यों की जानकारी कराना, निश्चित विवादकों को सीमित करना। थर्ड है विवाद के बिंदुओं का पता लगाना। फोर्थ, न्यायालय को वाद के निपटारे में सहायता करना। फिफ्थ है पक्षकारों को अनावश्यक तथ्यों में परिवर्तन करने से रोकना। सिक्स्थ है अपील न्यायालय को सहायता प्रदान करना। सेवंथ है अनावश्यक खर्च और विवाद को कम करना। एट्थ है न्यायालय में अभिलेखों के रूप में रखना। नाइन्थ, विबंधन के सिद्धांत को लागू करने में सहायता करना। टेंथ, पक्षकारों को अचंभे से बचाना। और 11th है वाद को अनावश्यक देरी से बचाना। इस प्रकार ये जो है अभिवचन के उद्देश्य और अभिवचनों के महत्व को ये चीज़ें दृष्टिगोचर करती हैं। थैंक यू।